गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। बेटा आप लोगों को बहुत ही शुभकामनाएं कि आप लोगों की परीक्षा बहुत अच्छी हो। आप लोगों ने जितना मेहनत किया हुआ है उसके अनुरूप आप लोगों को पूरे मार्क्स मिले। और कल के एग्ज़ाम से रिलेटेड कुछ चीज़ें मैं आप लोगों के साथ और शेयर कर देना चाहता हूँ। शेयर ये करना है कि आप लोगों के पास टाइम जो होता है वह लिमिटेड होता है एग्ज़ाम में, इसलिए सबसे पहले टाइम मैनेजमेंट को अपने जहन में आप रखिएगा कि किस क्वेश्चन के ऊपर मुझे कितना समय लगाना है। ऐसा ना हो कि क्वेश्चन 2 नंबर का हो, उस पर आप 3 पन्ना लिखे पड़े हुए हैं तो बाद में जा कर के वह दिक्कत कर देगा। कुछ चीज़ें हैं जो कि श्योर आती हैं बोर्ड एग्जामिनेशन में, जैसे तानपुरे की मिलान विधि। तो तानपुरे की मिलान विधि हर बच्चा बिल्कुल रिवाइज कर ले, कन्फ्यूज़न में कहीं न रहे वो, ठीक है। जैसे पहला तार, दूसरा तार, तीसरा तार, चौथा तार, ठीक है। पहले तार को बाबू किससे मिलाएंगे? सबसे पहले प से मिलाएंगे। क्रम भी बिल्कुल सही रखिएगा, क्रम आप लोग गड़बड़ कर देते हैं, ठीक है। पहले सबसे पहली प्रायोरिटी हम प को देंगे। कौन से प को? मंद, ठीक है। दूसरी प्रायोरिटी प के बाद हम देंगे म को, और तीसरी प्रायोरिटी हम देंगे नी को। सबसे पहले प से मिलाएंगे, अगर प वर्जित है तब म के पास जाएंगे, अगर प और म दोनों वर्जित है तब नी के पास जाएंगे। बात आ गई समझ में? दूसरे और तीसरे तार को किससे मिलाएंगे? मध्य सप्तक के सा से। किससे मिलाएंगे? मध्य सप्तक के सा से। एक चीज़ और, MCQ में आपसे पूछ सकता है कि तानपुरे में जोड़ी का तार कौन है? तो ये जो दूसरा तीसरा बाबू है, ये दूसरा तीसरा, इसको क्या बोलते हैं? जोड़ी का तार। जोड़ी का तार इसी को बोलते हैं। अगर एग्जाम में आ जा रहा है जोड़ी का तार कौन सा है तानपुरे में, पहला दूसरा, दूसरा तीसरा, तीसरा चौथा, चौथा पहला, कुछ भी ऑप्शन दे सकता है। तो दूसरा और तीसरा जो होता है वह क्या होता है? जोड़ी का तार होता है। जोड़ी का तार क्यों होता है? क्योंकि दोनों तार को एक ही स्वर से मिलाते हैं, ठीक है। तीसरा आपका चौथा तार जो बचा हुआ है वह किससे मिलाया जाएगा? मंद सप्तक के साथ से। किससे मिलाएंगे? मंद सप्तक के साथ से। कुछ बच्चे जानते हैं लेकिन वो चिन्ह बिल्कुल गलत लगा देते हैं, लिखेंगे मंद प से मिलाते हैं और चिन्ह लगाए रहेंगे ऊपर, ठीक है। तो ये सब गलती मत करिएगा, सोच के लिखिएगा, ठीक है। जीवन परिचय से रिलेटेड क्वेश्चन, अगर जीवन परिचय 4 नंबर का आता है, 6 नंबर का आता है, 3 नंबर का आता है, तो कितने नंबर का आ रहा है उसके अकॉर्डिंग हमको लिखना है। बाय द वे अगर 2 नंबर का किसी का जीवन परिचय है तो उस पर 2 पेज लिखने का क्या मतलब है? अगर 2 नंबर का जीवन परिचय आया तो जो संक्षिप्त परिचय हमने लिखाया है वह संक्षिप्त परिचय पूरा लिख दें आप। संक्षिप्त परिचय लिखने के बाद 5 से 7 लाइन में, 8 लाइन में, 10 लाइन में उसको एक्सप्लेन कर दें, बस। इससे ज़्यादा लिखने की आवश्यकता नहीं है। ताल पे मैं फिर कह रहा हूँ, जब आप ताल से रिलेटेड उत्तर दीजिएगा तो किस ताल के बारे में लिख रहे हैं, ताल की पूरी हेडिंग, जैसे रूपक आप लिख रहे हैं तो रूपक का रूपक लिखिए, अगर ठा है तो ठा लिखिए, दुगुन है तो दुगुन लिखिए, चौगुन है तो चौगुन लिखिए। लेकिन देख लीजिएगा कि चौगुन पूछ रहा है कि तिगुन पूछ रहा है। मैंने पिछली बार वीडियो में भी आप लोगों को बताया था कि पैटर्न बदल भी सकता है कि रूपक का ठा लिखिए, झपताल का दुगुन लिखिए, धमार का चौगुन लिखिए, ये भी पूछ सकता है। क्वेश्चन बहुत ही सावधानी से पढ़िएगा आप लोग, ठीक है। जीवन परिचय पूरा देख लें। रत्नाकर पारिजात अगर डिटेल में पूछ रहा है तो डिटेल में लिखिए, अगर डिटेल में नहीं पूछ रहा है, छोटे में पूछ रहा है तो उसके अकॉर्डिंग लिखिए। जैसे कि मान लीजिए 2 नंबर में पूछ दिया वो कि रत्नाकर को एक्सप्लेन करिए, तो 2 नंबर में आपको 5 पेज थोड़ी लिखना है। 2 पेज का मतलब कि रत्नाकर कौन लिखा, कब लिखा, उसको क्या कहते हैं, इस शताब्दी में लिखा गया, लिखने वाले का नाम ये था, इसमें 7 अध्याय होते हैं, इस कारण इसको सप्ताध्यायी के नाम से भी जानते हैं। अब नंबर वाइज 7 अध्याय का आप नाम लिख दीजिए, कौन कौन से अध्याय हैं, उसका डिटेल लिखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि 2 नंबर का क्वेश्चन वो उतना ही जानना चाहता है। अगर 5 नंबर में पूछ रहा है, 4 नंबर में पूछ रहा है, 6 नंबर में पूछ रहा है तो उसको एक्सप्लेन करिए आप, ठीक है। रागों का गायन समय जरूर ध्यान में रखिएगा, क्योंकि पूछ सकता है कि अपने सिलेबस के किसी ऐसे राग के विषय में लिखें जो प्रातःकालीन गाए जाते हों, या फिर दिन के तीसरे प्रहर में गाए जाते हों, रात्र के दूसरे प्रहर में गाए जाते हों, कब गाए जाते हैं उसके अकॉर्डिंग राग का नाम नहीं देगा, समय के अनुसार वो पूछ लेगा। उस चीज़ को भी आपको सही से समझना है और सही से लिखना है। आलाप और तान अगर आपको याद नहीं हो रहा तो बिल्कुल परेशान मत होइएगा।
आलाप 8 मात्रे का आलाप लिखने के लिए आएगा, 8 मात्रे का तान लिखने के लिए आएगा। आलाप तान अगर याद नहीं है तो जो राग में स्वर लगते हैं उन्हीं स्वरों को, अब पता चला कि मालकौस में तीव्र म नहीं लगता है तो मालकौस में के आलाप में तीव्र म मत लगा देना। जो राग में स्वर लगते हैं उन्हीं स्वरों को क्रम वाइज आप लिख दीजिएगा, आलाप तान आपका हो जाएगा। ठीक है, अगर आलाप तान याद नहीं हो रहा है तो, याद हो जा रहा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं हो रहा है तो भी उसको लिख दीजिएगा, आलाप डाल करके, हेडिंग डाल करके 8 मात्रा आलाप, फिर उसके बाद बंदिश के बोल, राग में लगने वाले स्वरों को बना करके आप आलाप लिख दीजिए। ठीक है, और तान जो होता है 2-2 स्वर लिख करके नीचे अर्धचंद्र लगा करके तान लिख दीजिए आप। ये हो गया तानपुर, आपको हमने बता ही दिया। गमक के प्रकारों के बारे में ध्यान से पढ़ लीजिएगा, तान के बारे में ध्यान से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि एमसीक्यू क्वेश्चन उससे ज़्यादा पूछ सकता है। जैसे पूछ देगा कि मात्रा काल अगर 1/6 है तो किसके अंतर्गत आएगा, आपका जन्म होना चाहिए कि नहीं स्फुरित होगा, तो आप लगाइए। तो ये जो छोटे छोटे क्वेश्चन जहाँ से बन रहे हैं इन चीज़ों को आप ज़रूर लिख लीजिएगा। बाकी काफ़ी डिटेल में मैं लिखवाया हूँ, तैयारी करना आपका काम था, बताना मेरा काम था। कल की सुबह आपको एग्ज़ाम देना है, तो एक बार जो आपका समय बचा हुआ है आज की रात का, तो यही रात अंतिम, यही रात भारी, मेहनत कर लीजिए। जो नंबर मिलेगा वो ज़िंदगी भर आपके काम आएगा। बाकी हमारी शुभकामनाएं आप लोगों के साथ हैं। जब भी कल तक के बीच में रात में भी अगर आप पढ़ रहे हो, आपको किसी तरह कोई दिक्कत होती है तो मेरे कॉन्टैक्ट नंबर पे फ़ोन करके मुझसे पूछ लो। जो भी आपको समस्या हो रही हो, जो भी चीज़ आपको दिक्कत कर रही हो, आप उसको पूछ लो, अपना प्रॉब्लम सॉल्व आउट करो, ताकि एग्ज़ाम में बैठने के बाद इस बात का कसक न रहे मन में कि यार ये चीज़ सोच रहा था पूछना, मैं पूछ नहीं पाया। ठीक है, एक बार पुनः शुभकामना, और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग मुझे 100 on 100 देंगे। ठीक है, बाय।